हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें परसेंटेज का पहला क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आज से ये आरआरबी ग्रुप डी 2024 का सॉल्यूशन रिज्यूम करते हैं। आप जान रहे हैं कि ये सॉल्यूशन चल रहा था, इसमें हम लोगों ने टोटल 93 शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 2026 तक के टोटल 93 शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप जानते हैं टोटल 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो बचे कितने? बचे 8 शिफ्ट। तो इसको हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये अंडर ग्रेजुएट वाले चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में ये जो है 6 फरवरी 2026 का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट, इसका तीसरा शिफ्ट नहीं हुआ था तो 2 शिफ्ट इनका हो गया और 9 फरवरी का पहला शिफ्ट इसमें हम लोग शामिल किए हैं। तो कुल मिला के टोटल 3 शिफ्ट का सॉल्यूशन होने वाला है और रिपीटेड सवाल को स्किप कर दिया गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, नीलू 6 घंटे पैदल चलकर एक निश्चित दूरी तय करती है। लौटते समय उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और उसे समान दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं। लौटते समय उसकी चाल कितनी थी? ठीक है, देखिए सवाल आसान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो नीलू है ये 6 घंटे में पैदल चलकर ये दूरी तय करता है जाने वक्त। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो जाने वक्त इसको लग रहे हैं 6 घंटे, लेकिन लौटते समय उसका चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, जिसके वजह से उसे 9 घंटे लगे। तो यहाँ पर पहला कंडीशन का टाइम है 6 घंटे और वापस आने के कंडीशन में टाइम कितना है? 9 घंटे। तो यहाँ से इसका आप रेशियो ले सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9। ठीक है, जब टाइम का रेशियो ये है तो आप बता सकते हैं कि इसके स्पीड का रेशियो क्या होगा। चूंकि डिस्टेंस यहाँ इक्वल है, जो दूरी इन्होंने तय करके गया उसी दूरी पर उसने वापस लौटा। यहाँ पर स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3:2। अगर उसका सामान्य स्पीड 3 यूनिट है तो घटने के बाद का स्पीड कितना होगा? 2 यूनिट। तो आप देख रहे हैं कितना घटा? 1 यूनिट घटा है। जबकि सवाल में इसने कहा है कि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है लौटते समय उसकी चाल। तो लौटते समय ये वाला चाल है, ठीक है, बाद की चाल। तो ये 2 यूनिट है, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 का 2 तो 2 का 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस लघु त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, देखिए समझिए आप, थोड़ा सा इसको डायग्राम एक बना लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग सर्कल खींच लेंगे और ये रहा सर्कल का सेंटर, और इस तरह से 45 डिग्री का हमने एक त्रिज्यखंड खींच दिया। ये जो आपको दिख रहा है त्रिज्यखंड, इसी का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें त्रिज्या ये दे रखा है 21 मीटर। ठीक है, ये त्रिज्या 21 है, ये भी 21 है। अगर इसका परिमाप हमें चाहिए, मान लीजिए ये ओ है, ये ए है, बी है, तो ये त्रिज्यखंड ए ओ बी का परिमाप अगर हमें निकालना हो तो ये 21 + 21 42 तो यहाँ हो गया। ठीक है, 42 मीटर प्लस, अगर ये भाग आप निकाल लेते हैं, ये चाप की लंबाई ए बी, और इसमें जोड़ देते हैं तो आपको इसका परिमाप मिल जाएगा। तो ये चीज़ निकालना मेन है यहाँ पर, और ये निकलेगा आसानी से। आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिज्या कितना है? 21 है। आप जानते हैं त्रिज्या अगर 7 रहता है तो परिधि कितना होता है? 44। त्रिज्या यहाँ 21 है, 7 का 3 गुना तो 44 का 3 गुना 132 यहाँ पर इसका परिधि हो जाएगा। तो ये जो परिधि 132 ये पूरा है, यानी 360 डिग्री का। हमें उसमें चाहिए केवल 45 डिग्री का, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 45 डिग्री से गुना करना होगा और डिवाइड करना होगा 360 डिग्री। 45 से कट जाता है 8 बार में, 8 से इसको कटा देंगे, 8 एक का 8 जाएगा, 52 हुआ, 8 छः 48 और 8 पंचे 40, 16.5। तो 16.5 ला के आप इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48 × 10 = 58.5।
ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, एक टोंटी और एक वॉश बेसिन की कीमत क्रमशः ये है। यदि टोंटी और वॉश बेसिन की कीमत क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि की जाए तो 6 टोंटी और 6 वॉश बेसिन की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर अगर एक टोंटी की बात करें, ये है 860 रुपया एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है 5%, तो 860 का 5% कितना होगा? इसका 10% सीधा सीधा 86 होगा, उसका आधा कर लेंगे 43 हो जाएगा। ये प्लस कर दीजिए आप, तो यहाँ से आ जाएगा 903 रुपया एक टोंटी का प्राइस वृद्धि होने के बाद। क्लियर है? अब ये जो 2900 रुपया है, ये एक वॉश बेसिन का कीमत है और इसमें 10% का वृद्धि है, तो वृद्धि आप 10% यानी कितना हो जाएगा? 290 रुपया जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 0913, ये 3190। तो वृद्धि के बाद एक टोंटी 903 रुपया में मिल रहा है, एक वॉश बेसिन 3190 में मिल रहा है। अगर वृद्धि के बाद दोनों का एक साथ प्राइस निकालें एक एक पीस का, तो कितना आएगा? जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3140, इधर 93, यानी कि 4093 रुपया। ये एक सेट का, एक सेट मतलब एक टोंटी और एक वॉश बेसिन। लेकिन इसने कहा 6 टोंटी 6 वॉश बेसिन, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 या 18 आ रहा है, 8 इकाई अंक के साथ एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाए। आगे, इसका सरलीकृत मान याद कीजिए। सवाल आसान है, कई बार रिपीटेड है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो ए माइनस बी इंटू ये ए प्लस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें और इसमें फिर से वही आपको कर देना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फिर से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये बचा, तो ये भी लाके इसमें जो गुना कर दीजिए, यानी एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो फिर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 आपको फाइनली आंसर के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। आगे, एक वस्तु का जीएसटी सहित विक्रय मूल्य 1680 रुपया है। जीएसटी की दर 20% है। यदि दुकानदार को 12% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए, सेलिंग प्राइस जो होता है उसमें ये जीएसटी और ये प्रॉफिट दोनों शामिल होता है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि पहले कौन शामिल होता है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट शामिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर हम लोग क्या लगाते हैं? जीएसटी लगाते हैं, तो जीएसटी लास्ट में आया। अगर हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो रिवर्स चलना पड़ेगा, पहले जीएसटी पर वैल्यू निकालना होगा, यानी सेलिंग प्राइस इसका 1680 रुपया है और जीएसटी का रेट क्या है? 20%। ठीक है, 20% मतलब 1/5। कहने का मतलब ये है कि 5 अगर सेलिंग प्राइस है तो उसमें एक जीएसटी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 5 जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें केवल प्रॉफिट इंक्लूड होगा, जीएसटी नहीं। जीएसटी यहाँ पर 1 यूनिट अलग से होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल जीएसटी के बाद सेलिंग प्राइस इसका 5 1 6 यूनिट हो जाएगा, जबकि इसने कहा है कि लास्ट में इसका सेलिंग प्राइस 1680 है, तो ये 1680 के बराबर हो जाएगा। कितना गुना हो रहा है? डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, 6 48, 280 गुना हो रहा है। आपको चाहिए सेलिंग प्राइस जो कि है 5 यूनिट का, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। इसका भी 280 गुना करेंगे तो 28 पंचे 140, 1400 रुपया आएगा। और ये जो 1400 रुपया आया है इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब आप देख लीजिए प्रॉफिट का, प्रॉफिट है 12%, इसका फ्रैक्शन होता है 3/25, यानी 25 अगर कॉस्ट प्राइस है तो इसमें 3 यूनिट क्या है? प्रॉफिट है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 25 3 28 यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाला 1400, तो ये 1400 के बराबर हो जाएगा। तो 28 पंचे यानी 50 गुना है। आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य जो कि है 25 यूनिट का, तो इसका भी 50 गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, उस पर 1 जीरो आएगा, तो 1250 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, यदि 2443 को 363 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 6 रुपया और 7 रुपया प्राप्त हो, तो लड़कों की कुल संख्या कितनी है?
सवाल बेहद ही आसान है अगर आप यहाँ पर ट्रिकी सॉल्यूशन करते हैं तो। देखिए टोटल कितने बच्चे हैं, 363, और ये मिले हैं किसको, लड़की को, यानी ये गर्ल्स का है और ये बॉयज़ का है, 7 रुपया। तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि दोनों को कितना, किसका संख्या निकालना हमें, लड़कों की संख्या। तो लड़का को मिल रहा है 7 रुपया, तो आपको ब्रेक करना होगा 7 को किस में, 6+1 में। 6 क्यों किए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़की को 6 मिल रहा है, तो लड़का का 6 अलग कर लिए, बचा कितना, 1। तो अब आप मानिए कि सभी बच्चे को 6 रुपया ही मिले हैं, तो कितने रुपया जाएंगे, 6 गुना टोटल बच्चे हैं 363, तो गुना करेंगे तो 36 छाके 216, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2160 रुपया, इधर 18, यानी 2178 रुपया वितरित किया जाएगा अगर सभी बच्चे को 6 रुपया ही हम लोग देंगे। लेकिन इसे वितरित कितना करना है, 2443। तो 2443 अगर इसे वितरित करना है तो कितना का यहाँ डिफरेंस आ रहा है, आप घटा लीजिए। 13 में से 8 घटा 5, 13 में से 7 घटा 6, यहाँ पर 265 बच गया, यानी 265 रुपया बच गया। ये 265 रुपया क्यों बचा है, यहाँ पर आपने लड़के को 6 रुपया ही दिया, 1 रुपया यहाँ पर आपने नहीं दिया, तो ये 1 रुपया करके ये 265 रुपया को बांटना पड़ेगा सभी लड़कों के बीच। तो 1-1 रुपया बांटेंगे 265 रुपया को, तो कितने लड़कों में बटेंगे, आप कहेंगे 265 लड़के में, तो यही हो जाएगा लड़कों की संख्या 265। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आगे, यदि ये दिया है तो ए और बी के मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए इसमें है, इसमें है, बी इसमें है, इसमें है, और 2 है मिनिमम आधार, और यहाँ पर 9 है, तो इसको आप मिनिमम 3 के आधार में बदलेंगे। कहने का मतलब इसको इसको 2 के आधार में और ये सबको 3 के आधार में लिखना है आपको। तो देखिए लिख लेते हैं, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 2 पावर पहले से, कुल मिला के 2 की पावर कितना हो गया, 4, और उस पर ए पावर देखिए बाहर में है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 है, गुना ये देखिए 16 मतलब होता है 2 की पावर 4, और ये 2 पहले से, तो 2 की पावर 8 हो गया, 2a पहले से, तो 2 की पावर कितना हो गया, 16a। ठीक है, सबको गुना करते जाइए। सिंपल सा यहाँ पर तरीका रहता है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए पहले से। इसके बाद है, इसको तो आप कर नहीं सकते हैं कुछ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, ये दोनों को गुना करिए तो 4 भी हो जाएगा, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 2 पहले से, तो 3 की पावर 4, उस पर 2 भी है, तो 3 की पावर 8 भी यहाँ पर हो जाएगा। राइट साइड आते हैं, 2 की पावर 20 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 2 पावर पहले से, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, 6 है, तो 3 की पावर 4 गुना 6 करेंगे तो 3 की पावर 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 की पावर 4 है, इस पर 6 पहले से गुना हो जाएगा, 24 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 वाले यहाँ पर है, आधार बराबर है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में गुना है, तो 2 की पावर 16 4 20 से हो जाएगा। 3 वाला को अगर देखते हैं, आधार बराबर है, पावर को यहाँ पर भी जोड़ देंगे क्योंकि बीच में गुना है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4 8 12 भी। क्लियर है, और राइट साइड 2 की पावर 20 है, गुना 3 की पावर 24 है। इतना तो आप समझ गए। अब यहाँ पर कंपैरिजन करना है, तो आधार 2 वाले को आधार 2 वाले के साथ कंपेयर करिए, 3 वाले को 3 वाले के साथ कंपेयर करिए। तो यहाँ पर आधार तो इक्वल है ही, 2 2, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, बराबर कर देते थे, यानी कि 20a बराबर 20 करेंगे, तो यहाँ पर 20 कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर अगर इक्वल करें तो 3 3 इक्वल है, तो यहाँ से 12b बराबर 24 करना होगा आपको, 12 से डिवाइड करिए 2 बार में, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि 3bd बराबर bc है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। और संबंध अगर आप देखते हैं तो इधर AD है, इधर AB है, यानी AD और AB के बीच संबंध आपको खोजना है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाना होगा हमें समबाहु त्रिभुज का। तो ये रहा आपका एक समबाहु त्रिभुज, इसका नाम इन्होंने कहा है ABC, और D जो है BC पर है, D इस पर है, और ये जो D है इस प्रकार है कि आप बोल सकते हैं BD बराबर
BC का 1/3। तो BC का 1/3 लगभग यहाँ पर होगा D। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। करना ये है कि A से एक परपेंडिकुलर खींच देना है। और ये ट्रायंगल कौन सा है? समबाहु। तो सवाल वैसे ही आसान है। अब यहाँ पर मान लेंगे कि इसकी भुजा क्या है? A है। प्रत्येक भुजा क्या है? A है। A से D को मिला देते हैं। मिला दिए। और ये राइट एंगल है, आप जानते हैं। इसका नाम मान लीजिए क्या है? E है। अगर AD और AB में संबंध खोजना है तो AD यहाँ है, AB यहाँ है। ठीक है? तो पहले हम लोग AD निकालते हैं। यहाँ D और AE चाहिए AD निकालने के लिए। तो AE हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर निकाल रहे हैं। AE आप जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज का क्या है? ऊंचाई है, शीर्षलंब। तो ऊंचाई निकालने के लिए भुजा का √3/2 गुना करते हैं। तो भुजा यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना? A। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा √3a/2। क्लियर है? अब देखिए ये D क्या होगा? D अगर आप देखते हैं तो देखिए BD 1/3 है और यहाँ पर 1/3 होगा, फिर ये 1/3 होगा। तो कुल मिला के ये D को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये BC का कितना होगा? 1/6 होगा। ठीक है? तो D बराबर हो जाएगा A/6। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, सवाल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो। दो चीज़ हमें पता चल गया। अब AD अगर हम लोग निकालें तो उसके लिए पाइथागोरस लगाना होगा, क्योंकि ये जो त्रिभुज है AD, त्रिभुज AD ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं AD² बराबर AE का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ठीक है? अब AD कितना है? यहाँ पर AD तो है नहीं, AD को AD ही रहने देंगे। बराबर A यहाँ पर हम लोगों ने निकाला, इसका स्क्वायर करके दीजिए तो ये हो जाएगा 3/4 A²। 3/4 A² प्लस D यहाँ पर A/6 इसका स्क्वायर देना है, यानी A²/36 हो जाएगा। एलसीएम 36 होगा। 4 9 9 27 A² यहाँ से आया, यहाँ पर आ जाएगा आपको A²। तो कुल मिला के ये आ गया 27 1 28 A²/36। क्लियर है? 4 से 7 बार में, 4 से 9 बार में काट देंगे। अब जो फाइनली आपको मिलेगा वो ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? AD²। और इस साइड क्या मिला है? 7A²/9। तो 7A²/9। तो 9 किस तरफ भेज देंगे तो 9AD² हो जाएगा। और यहाँ पर 7A मतलब क्या? इस त्रिभुज की भुजाएं। तो भुजा का आप कुछ भी ले सकते हैं, AB ले लीजिए, BC ले लीजिए, CA ले लीजिए। यहाँ पर AB का संबंध पूछा तो हम लोग क्या ले लेंगे? A बराबर AB। तो ये चीज़ आपको मिलेगा फाइनली आंसर के रूप में 9AD² बराबर 7AB²। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसके बाद 6 फरवरी 2026 का दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। यदि P बराबर 5:2 है, Q बराबर 3:7 है, तो P और Q की तुलना कीजिए। सिंपल सा। जैसे P बराबर क्या है? 5:2, इसको 5/2 लिख सकते हैं। Q बराबर क्या है? 3:7, तो इसको 3/7 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है? तो आप सीधा सीधा कहेंगे ये बड़ा होगा, ये ढाई है, ये 1 से कम है। तो P ग्रेटर देन Q होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे इसको सरल करना है और सेक में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? tan² थीटा दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। तो tan² थीटा अगर आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा tan² थीटा प्लस का 1। तो ये आ गया आपका tan² थीटा। और ये tan² थीटा प्लस 1 सबको पता है क्या होता है? sec² थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा sec² थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर tan² थीटा को सेक में बदल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा sec² थीटा -1 और बाहर में है sec² थीटा, ये पहले से। अब गुना कर दीजिए तो मिल जाएगा sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा। ठीक है? तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आगे एक दुकानदार किसी वस्तु पर x रुपया अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 63% की छूट देता है। वह छूट के बाद 25% वैट लगाकर वस्तु को
481 रुपया में बेचता है। एक्स का मान कितना है? तो एक्स क्या है? ये अंकित मूल्य है, तो मान लेंगे 100 है। ये जो है आपका मार्क प्राइस है। और इस पर इसने 63% का डिस्काउंट दिया, तो 63 का डिस्काउंट जाएगा तो वैल्यू कितना बचेगा? 37। तो ये हो जाएगा छूट के बाद का प्राइस। अब 37 पर इसने क्या किया? 25% वैट लगाकर इतना में बेचा। अब आप यहाँ पर 37 को 25% बढ़ाएंगे तो क्या करना होगा? 25% आप जानते हैं 1/4 होता है, तो 4 पर 1 का वृद्धि कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 5/4। तो कुल मिला के ये वैल्यू आपको फाइनली मिलेगा। और इसने एक्चुअल में बेचा है 481 में, तो ये 481 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप कटा लीजिए, 37 से जरूर कटेगा। 37 एक का 37 बचा कितना? 11। 37 थी 111, तो 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा? ये 4 13 गुना हो जाएगा तो 52। हमें चाहिए 100 यूनिट का, तो 5 का 52 है तो 100 का कितना हो जाएगा? इसका 20 गुना है, इसका भी 20 गुना करेंगे तो 52 दूना 104, उस पर जीरो लगा देंगे, 1040 इसका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। दो असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका समलंब का ऊपरी हिस्सा का भुजा है और ये इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें इसने कहा है एक भुजा 20 है, एक 10 है, तो छोटी वाली को 10 लेंगे, बड़ी वाली को 20 लेंगे। इसके बाद दो असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, यानी ये 13 है और ये भी 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यानी ये समद्विबाहु समलंब है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है समलंब का एरिया। तो समलंब का एरिया क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योगफल तो यहाँ मिल जाएगा 10 और 20 यानी 30। ठीक है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। लेकिन ऊंचाई आपको कहाँ से मिलेगा? वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये मान लीजिए आप कि हमने ये भुजा के पैरेलल ये खींच दिया। इसका नाम आप दे सकते हैं ABCD। तो AD के पैरेलल ये BE हो जाएगा। अगर ये पैरेलल हुआ तो जो ये 13 है ये भी 13 होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले भी पैरेलल है। और टोटल 20 है। अब देख रहे हैं टोटल 20 है, तो डी कितना होगा? अगर ए भी 10 है तो डी भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये दोनों AD और बी पैरेलल है। अगर 20 में ये 10 ले लिया तो बचा कितना? ये 10 बचा। ये 10 है, ये 13 है, ये 13 है। यानी ये ट्रायंगल जो है BCE, ये कौन सी ट्रायंगल है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक इसका शीर्षलंब खींच देंगे। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज रहता है, शीर्षलंब खींचते हैं तो ये आधार को बराबर भागों में बांट देता है। तो ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। अब आप देख लीजिए ये छोटा वाला ट्रायंगल BC और ये तो मान लीजिए F है, BCF। ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? 12। 5 12 13 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो यही इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिए, क्या 12 कर दीजिए, 2 से काट देंगे, 6 12 में 6 गुना 30, 180 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे, एक स्कूल में 8 AM पर 2 घंटियाँ बजती है। एक घंटी हर 30 मिनट के बाद बजती है और दूसरी घंटी हर 40 मिनट के बाद बजती है। यदि स्कूल 2 PM पर खत्म होता है तो दिन में कितनी बार घंटियाँ एक साथ बजती है? तो देखिए, दोनों घंटियाँ एक साथ कितने अंतराल में बजती है वो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इन दोनों का एलसीएम। तो 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 120 होता है। 120 मिनट में आएगा। इसका मतलब क्या? 2 घंटे। यानी दोनों घंटियाँ 2-2 घंटे पर एक साथ बजती है, यही मतलब है। अब आप देखिए, इसने 8 बजे शुरू हुआ और 2 PM पर स्कूल खत्म हो जाती है, तो टोटल कितने घंटे का स्कूल हुआ? 4 2 6 घंटे का। और ये 2-2 घंटे पर घंटियाँ बजती है, तो कितनी बार बजेगी 6 घंटे में? तो आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 बार आएगा। ठीक है, 2 आवर से डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा, लेकिन आपको +1 करना है। ठीक है, +1 इसलिए करते हैं
कि शुरू वाला इसमें ऐड हो जाता है, तो टोटल 4 बार ये घंटियाँ बजेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि 8 बजे पहली बार बजी, उसके बाद 2 घंटे बाद 10 बजे बजेगी, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का गैप है 3, लेकिन ये पॉइंट कितने हैं? 4, 1 2 3 4, इसलिए हम लोग एक जोड़ के निकालते हैं। आगे, पाइप ए और पाइप बी मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी पाइप ए से 25% अधिक कार्य सक्षम है। यदि पाइप ए टंकी को 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। पहले दोनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ए है बी है। इसने कहा है कि ये जो बी है ए से 25% अधिक कार्य सक्षम है। 25% मतलब 1/4, यानी ए अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी कितना करेगा? 1 अधिक 5 यूनिट। तो ये आ गया इनके एफिशिएंसी का रेशियो। अब टोटल वर्क निकालिए। इसने कहा है दोनों मिलकर 8 घंटे में भरता है। दोनों मिलकर जब काम करेगा तो 4 5 9 यूनिट भराएगा, और 8 घंटे लगेंगे तो 72 यूनिट का इनका टंकी होगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये ए का प्रति मिनट भरने का रेट दिया है 5 लीटर, तो आप ये निकाल लीजिए कि ए को कितना मिनट लगता है टंकी को टोटल भरने में। तो टंकी है 72 यूनिट का, और ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ए का टाइम आ जाएगा 18 मिनट। ठीक है, ये किसका टाइम है? ए का। और ए भरता है कितना? 5 लीटर प्रति मिनट। अब देखिए, अच्छा ये जो आएगा टाइम ये घंटे में आएगा, क्योंकि ये डेटा इसने कहा घंटे में। तो 18 घंटे लगेंगे ए को भरने में। ए का रेट क्या है? 5 लीटर प्रति मिनट। तो 18 घंटे में कितने मिनट होंगे? 18 गुना 60 करना होगा, और 1 मिनट का 5 लीटर है तो 5 से गुना भी कर दीजिए, तो टोटल हो जाएगा 18 तिया 54 और 2 जीरो 5400 लीटर टंकी की धारिता। ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी और सी है। ए को 18% वोट मिले, बी को 43% वोट मिले, जबकि सी दूसरे स्थान पर रहा। यदि बी ने इतना वोटों से चुनाव जीता तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ए को 18 मिला है, बी को 43 मिला है, तो सी को कितना मिला होगा? 100 में 18 प्लस 43 घटा दीजिए, तो 43 8 51 10 61 घटाएंगे तो 39% मिलेगा सी को। अब आप परसेंटेज देखकर डिसाइड करिए कि विजेता कौन है। विजेता बी है, सीधा सीधा इसको 43 मिला है, और इसके बाद किसका स्थान होगा? सी का, जो कि 39% लाया है। तो इन दोनों में कितना परसेंट का वोट गैप है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 4% का गैप है, लेकिन एक्चुअल में गैप है 6996। तो ये 6996 के बराबर होगा। हमें चाहिए कुल वोट, यानी कि 100%। तो 100% का वैल्यू निकालिए। उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ देखिए, 4 से 100 25 गुना हो रहा है, इधर भी आप क्या कर दीजिए 25 गुना, तो जो आएगा वही आंसर होगा। यानी आंसर जो भी रहेगा 25 का मल्टीपल, और लास्ट में 5 6 30 जीरो आएगा, तो ये तो होगा नहीं। लास्ट में जीरो वाले 3 ऑप्शन है। ये देखिए 30 आ रहा, 25 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ 80 है, 25 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर 2 जीरो है, 25 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। इसके बाद 9 फरवरी 2026 का पहला शिफ्ट सॉल्व करते हैं। एक 11 अंकीय संख्या ये है, 18 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है? देखिए, अगर कोई संख्या 18 से विभाज्य, इसका मतलब 9 गुना 2, 9 से भी विभाज्य होगी और 2 से भी। और 2 से विभाज्यता के लिए आप जानते हैं इकाई अंक क्या होना चाहिए? कोई सम अंक होना चाहिए, यानी इवन नंबर। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो भी होगा वो इवन होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ये ओड है, ओड है, ओड है, इवन एक ही है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन इवन रहता तो आप कौन सा कंडीशन देखते? ये 9 का मल्टीपल, अंकों का योगफल 9 से कटनी चाहिए। ठीक है, आगे। एक खेत चतुर्भुज के आकार का है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है। अन्य 2 शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रमशः 12 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, ये जो चतुर्भुज है इसका एरिया होता है 1/2 गुना विकर्ण गुना इस पर डाले गए लंब का योगफल। ठीक है, H1 + H2 आप इसको बोल सकते हैं। जैसे
ये समझ सकते हैं आप। ये मान लीजिए कोई भी तरह का आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, इनके एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, दो विकर्ण है। लेकिन अगर हम ये पहला विकर्ण की बात करें, ये मान लीजिए AC है, तो इस पर यहाँ से इस तरह से लंब डलेगा और यहाँ से इस तरह से लंब डलेगा। तो ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये दोनों इनके लंब है। ये मान लीजिए H1 है और ये मान लीजिए H2 है। इस तरह के लंब ये दूसरे वाले विकर्ण पर भी डाले जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो अगर इसका एरिया हमें निकालना तो लेंगे ये विकर्ण जिस पर लंब डाला गया है गुना H1 प्लस H2, वही चीज़ यहाँ पर की है। तो 1/2 गुना विकर्ण कितना है, 10 है, और दोनों शीर्षलंब को जोड़ दीजिए, 13 + 12 कितना हो जाएगा, 25। 2 से ये 5 बार में कटेगा, 5 गुना 25, 125 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, अरमान 1 घंटे 20 मिनट में 8.8 किलोमीटर दौड़ता है, उसे पिछली चाल की 2 गुनी चाल से इतना किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो आप कंपेयर करिए, पहले ये कितना दौड़ा था 8.8, अब कितना दौड़ रहा है 26.4 किलोमीटर। तो कितना गुना है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं यहाँ 3 गुना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपको 3 गुना मिलेगा। यानी अगर डिस्टेंस 3 गुना हो गया तो टाइम भी 3 गुना होना चाहिए। तो 1 घंटे 20 मिनट का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 घंटा 60 मिनट, यानी 4 घंटा पूरा पूरा। लेकिन आपको ये भी देखना है, चाल दोगुनी है, तो जो टाइम यहाँ से कैलकुलेट करके आपने निकाला उसको क्या करना होगा, हाफ करना होगा। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगर चाल यहाँ पर आधा रहता तो टाइम यहाँ 2 गुना हो जाता, यानी इन्वर्स रेशियो में यहाँ पर होता। आगे, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए और हर में 9% की कमी की जाए तो नए भिन्न का मान 5/7 हो जाता है। मूल भिन्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मान लीजिए भिन्न जो है x/y है, आपने क्या किया, अंश में 25% वृद्धि किया तो कितना हो जाएगा वैल्यू 125%, और हर में आपने 9% कम कर दिया यानी वैल्यू हो जाएगा 91%। ठीक है, 100 - 9, ये चेंज करने के बाद आपको फाइनली मिलेगा 5/7। इसका कहना यही है, तो हम भी वही करेंगे, कटा लीजिए इसको। अगर इसको कटाएं तो 5 से ये 25 बार में कटेगा, 7 से ये 13 बार में कटेगा, परसेंटेज ऊपर नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x/y कितना मिलेगा 13/25, यानी ये आपका भिन्न है। अब ऑप्शन देखिए क्या कहा है इसने, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 37। क्या इन दोनों का योगफल 37 है, नहीं है, नहीं होगा। डिनोमिनेटर इज 13, क्या इनका हर 13 है, नहीं है, नहीं होगा आंसर। डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज 12, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना 12 का है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ए बी से 5/2 गुना तेज दौड़ता है, यदि ए बी को 80 मीटर की बढ़त देता है तो ए के शुरुआती बिंदु से विनिंग पोस्ट कितनी दूर होनी चाहिए ताकि ए और बी एक ही समय पर वहां पहुंचे। यानी आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए, दो लोग हैं ए और बी, यहाँ पर अगर स्पीड की बात करें तो इसने कहा है बी से 2.5 गुना तेज ए है, यानी बी अगर 2 किलोमीटर दौड़ेगा तो ए कितना दौड़ जाएगा 5 किलोमीटर। ये क्या है, ये इनके स्पीड का रेशियो है। अगर स्पीड का रेशियो ये है और आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, रेस हो रहा है, रेस हो रहा है तो टाइम यहाँ पर इक्वल होगा, क्योंकि इसने कंडीशन कहा है कि ए और बी एक ही समय पर वहां पहुंचे, चाहे उसके लिए ए को स्टार्टिंग देना पड़े 80 मीटर का, बी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम सेम है। अगर टाइम सेम रहता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही क्या होता है, इनके डिस्टेंस का भी रेशियो होता है, यानी 5:3 भी 5:2 ही डिस्टेंस का ही रेशियो होगा। यानी ए चलेगा 5 यूनिट तो बी कितना चलेगा 2 यूनिट, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है 3 का। लेकिन सवाल में ये 80 मीटर का बढ़त दे रहा है बी को, तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच, तो ये 3 जो है 80 मीटर के बराबर हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है
ए के शुरुआती बिंदु से विनिंग पॉइंट, यानी ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये है 5 यूनिट, तो इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 3 का 80 है तो 5 का कितना होगा, 80/3 × 5, यानी 400/3, इसको बोल सकते हैं 133 सही 1/3 मीटर। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।